नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। हमारा आपसे वादा था कि हम ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में बायर्स के साथ हुए घपलेबाजी, धोखेबाजी का पूरा सच आपको दिखाएंगे और जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक शाहबेरी के काले कारनामों का एक एक सच आपके सामने रखेंगे। हमने स्पेशल सीरीज में अब तक आपको बताया है कि शाहबेरी की कीमती जमीन पर अवैध बिल्डर और भू माफियाओं ने जो मनमानी की उसका पूरा इतिहास क्या है। हमने आपको यह भी बताया कि किस तरह से 17 जुलाई 2018 के दिन शाहबेरी की 2 इमारतों के ढहने के बाद अवैध बिल्डरों और भू माफियाओं को काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खुलना शुरू हुआ और उस पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सख्त एक्शन लेने का निर्णय भी लिया। बावजूद इसके ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की आंखों के सामने अब भी अवैध बिल्डरों और भू माफियाओं का अवैध निर्माण और अवैध निर्माण की रजिस्ट्रियों का काला कारोबार जारी है। आज हम आपको अपनी तीसरी कड़ी में बताएंगे कि शाहबेरी की वो जमीन जो 3 ट्रस्टों के नाम पर थी, उन ट्रस्टों के प्रमुख पदाधिकारियों की तरफ से किस प्रकार लालचवश अपराध जगत को बढ़ावा दिया गया और प्रशासनिक अधिकारियों की नाक के नीचे इस खेल को अंजाम दिया गया और उसका कहां और कितना नुकसान हुआ। हम आपको यह भी बताएंगे कि इस खेल में जनता और सरकार का क्या नुकसान हुआ है। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में 156.3 हेक्टेयर भूमि का एक बड़ा भाग जिन धार्मिक संस्थाओं के नाम पर है, उसमें से प्रमुख नाम है आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट। आखिर इस ट्रस्ट का उद्देश्य क्या था, इसके ट्रस्टी कौन हैं और क्या इस ट्रस्ट के प्रमुख की तरफ से जो कदम उठाए गए वो जायज थे? देखिए इस रिपोर्ट में। आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट का मकसद था स्वामी दयानंद सरस्वती के सपनों को पूरा करना और वो सपने थे कि आर्य संस्कृति को बढ़ाने के लिए वैदिक कर्मकांडों और सिद्धांतों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए और इसके लिए पूरे देश में जगह जगह पर वेद मंदिर की स्थापना की जाए, गौशाला बनाई जाए और गुरुकुल की परंपरा को आगे बढ़ाया जाए। इसी उद्देश्य से शाहबेरी में लगभग 28.737 हेक्टेयर यानी 177.50 बीघा जमीन आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, गौशाला संस्था, योगाश्रम ट्रस्ट के नाम पर आवंटित की गई। स्वर्गीय दीपचंद आर्य जी ने लोगों से चंदा इकट्ठा कर जिस उद्देश्य से धार्मिक संस्थाओं आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, गौशाला ट्रस्ट और योगाश्रम ट्रस्ट का गठन किया था और जिस उद्देश्य के लिए जमीन खरीदी थी उसे नजरअंदाज कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश स्टेटस को यानी यथास्थिति के बावजूद तथा जिला न्यायाधीश की अनुमति के बगैर अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए मौजूदा ट्रस्ट के प्रधान धर्मपाल आर्य ने ट्रस्ट की जमीनों को शाहबेरी के अवैध बिल्डरों को बेचकर सारे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा दी और ये सब नोएडा प्रशासन और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की नाक के नीचे हुआ। ट्रस्ट की तरफ से ये गैर कानूनी काम धर्म की आड़ में किया गया और इसके जरिए एक ऐसे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया जिसकी सजा शाहबेरी के वो लोग भुगत रहे हैं जो पूरी तरह मासूम और निर्दोष हैं। शाहबेरी के खरीदार इस बात की सजा भुगत रहे हैं क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के नोएडा में घर बनाने का सपना देखा। ऐसे लोगों को शाहबेरी के अवैध बिल्डरों ने बैंक और प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से ठग लिया और उनकी जिंदगी भर की कमाई भी ठग ली। ये ठगी का सिलसिला आज तक जारी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ट्रस्ट की तरफ से जिस जमीन पर वेद मंदिर बनना था, जहां गौशाला बनाकर गौमाता का पालन पोषण करना था, जहां योगाश्रम बनाकर योग को बढ़ावा देना था, वहां अवैध बिल्डरों ने कानून के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कैसे गगनचुंबी इमारतें बना डाली, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए। दरअसल ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में अवैध काले कारनामे की जड़ में आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट की प्रमुख भूमिका रही है, क्योंकि इसी ट्रस्ट की तरफ से जमीन अवैध बिल्डरों को बेची गई,
जबकि ये जमीन ट्रस्ट की तरफ से बेची ही नहीं जा सकती, क्योंकि आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट का उद्देश्य ये था। आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट की स्थापना 1966 में 4 ट्रस्टियों ने साथ मिलकर की थी। ट्रस्ट के अध्यक्ष आर्य समाज को मानने वाले स्वर्गीय दीपचंद आर्य थे। दीपचंद आर्य एक व्यापारी होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता थे। स्वर्गीय दीपचंद जी का सपना था कि आर्य संस्कृति हर घर, हर हिंदू तक फैले। हिंदू संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए ट्रस्ट की तरफ से दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन शुरू हुआ। आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए दीपचंद आर्य ने ग्रेटर नोएडा की शाहबेरी में 300 बीघा जमीन भी ली थी। दीपचंद आर्य शाहबेरी में एक वेद मंदिर बनाना चाहते थे। उस मंदिर में भव्य यज्ञशाला के साथ गौशाला की स्थापना करना चाहते थे। गौशाला और वेद मंदिर के अतिरिक्त योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए योगाश्रम भी बनाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से दीपचंद आर्य ने 1981 में आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट की जमीन पर एक वेद मंदिर, योगाश्रम और गौशाला बनाने की इच्छा जताई। लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि 28 दिसंबर 1981 को दीपचंद आर्य का देहांत हो गया। दीपचंद आर्य का निधन दिल्ली स्थित उनके आवास स्थान कमला नगर में हुआ। मृत्यु से पहले दीपचंद आर्य ने एक वसीयत लिखी थी। इस वसीयत में दीपचंद आर्य ने राजवीर शास्त्री को अपने अधूरे कामों को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। राजवीर शास्त्री दीपचंद आर्य के सपनों को पूरा नहीं कर पाए, या यूं कहें कि हिंदू संस्कृति और मूल्य के प्रहरी दीपचंद के सपने आज तक पूरे नहीं किए जा सके, क्योंकि जिस जमीन पर वेद मंदिर, योगाश्रम और गौशाला का निर्माण होना था, मौजूदा समय में वहां कंक्रीट के जंगल यानी गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी गई हैं और दीपचंद आर्य का सपना पूरा नहीं हो सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट का इतिहास जाना है, जहां ग्रेटर नोएडा की शाहबेरी में अवैध बिल्डरों के अवैध कारनामे की सजा अब बायर्स भुगत रहे हैं। जिंदगी भर की कमाई से ठगे जाने पर वो बेबस नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो जिम्मेदार है वो इन मासूमों की मेहनत की कमाई पर मौज मार रहे हैं। इसके लिए आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट भी जिम्मेदार है, क्योंकि इस ट्रस्ट के प्रधान ने उस जमीन को अवैध बिल्डरों को बेचा जिस पर वेद मंदिर की स्थापना की जानी थी, गौशाला बनाई जानी थी, योगाश्रम का निर्माण होना था, वो कुछ भी नहीं हुआ। वहां तो अवैध तरीके से बनाई गई कमजोर नींव वाली गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी गई। हालांकि आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट के मौजूदा प्रधान ट्रस्ट पर लगे आरोपों से इनकार करते रहे हैं, लेकिन आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट के प्रधान धर्मपाल आर्य के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज है। लेकिन सवाल यह है कि इस एफआईआर पर क्या कार्रवाई हुई? जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई, क्या उनके कृत्यों के साथ न्याय थी? ये ऐसे ही कुछ बड़े सवालों पर आज हम अपनी इस तीसरी कड़ी में बात करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनका परिचय जल्दी से आपसे करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगी सुधा शर्मा, जुड़ेंगी जो कि कालका जी मंदिर की धर्म गुरु हैं। सुधा जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ अश्विनी शाही हैं, नेता बीजेपी। अश्विनी जी, आपका भी स्वागत है। सचिन राघव, जो कि पहले भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहे हैं, पीड़ित हैं, शिकायतकर्ता हैं। प्रबोध शुक्ला, अधिवक्ता हाईकोर्ट, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और विनोद राणा जी, शिकायतकर्ता, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सुधा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है। आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, जिसका शुरुआती उद्देश्य बड़ा ही पाक और साफ था, गौशाला, योगाश्रम आदि बनाने के लिए जमीन ली गई, लेकिन अंत में खड़ी हो गई बड़ी बड़ी इमारतें। एक ट्रस्ट प्लानिंग करता है, क्या इस कदर इस प्लानिंग को बदला जा सकता है? ट्रस्ट की जमीन को बेचना क्या इतना आसान है जो आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट के मामले में हुआ है? आप इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालें। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि आपने बहुत ही एक गंभीर विषय उठाया है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी जाति या धर्म से किसी चीज को नहीं जोड़ना चाहिए। और आज इस तरीके के जो कार्यकलाप हैं वो जग जाहिर है कि कहीं फाइलें खुल रही हैं और कहीं फाइलें बंद पड़ी हैं जी। लेकिन ये बिना जो सहमति इस तरीके के लोगों की, जिनका काम ही केवल इस तरीके का है कि लोगों की जमीन को इस तरीके से, गलत तरीके से 2 नंबर से बेचना, खरीदना, ये जो भी कोई करे गलत तो है। लेकिन आज आप ये देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में भी बहुत सारी जगहों पर अनऑथराइज कब्जे किए जा रहे हैं।
जी, जबकि ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जब एक ट्रस्ट का पूरा पैनल, ट्रस्ट को गवर्नमेंट से ज़मीन मिलती है, तो उसी के ऊपर ये सारे कार्य करने चाहिए और अच्छे कार्य करने के लिए सभी लोगों को साथ देना चाहिए। यहाँ पर जैसा कि अभी आपने बताया, दीपचंद जी की जो एक मानसिक सोच थी, वो यहाँ पर एक इस तरीके की जन्म देने की थी कि जहाँ पे गौशाला हो, जहाँ पे कोई जाति का नहीं है, योगशाला हो, वहाँ पे कोई जाति का नहीं है। तो जिन लोगों ने भी ऐसा किया, कार्यवाही अभी चल रही है और रिजल्ट हम सबके सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस तरीके की जहाँ भी जो भी चीज़ चल रही है, जो भी इस तरीके के गोरख धंधे चल रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि सरकार सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि जी, आज हमारा जो धर्म है, वो सबसे पहले मानवता का धर्म है। आज हमारी जो जाति है, वो सबसे पहले हमारे राष्ट्र की जाति है। आज जी, इतने बड़े जी, संकट से सुधा जी, क्या किस क्या तरीके से पूरा जो हमारा स्वरूप रहता है ट्रस्ट का, उससे भी मैं आगे आपसे जानकारी लूंगी। लेकिन उसके बाद मैं सुबोध जी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस बात का जिक्र सुधा जी भी कर रही हैं कि दीपचंद आर्य ने एक अच्छी नेक नीयत के साथ इस ट्रस्ट की शुरुआत की थी, जमीन दी और उस पर योगाश्रम गौशाला बनाने का उनका सपना था। लेकिन जिस तरह से हिंदू धर्म के युग प्रहरी का ये सपना पूरा नहीं हुआ और ये सपना तभी खत्म हुआ जब उनकी मौत हो गई, इसके बाद आखिर कैसे ये जो पूरा एक प्लानिंग थी इसे बदला गया? कौन कौन से वो किरदार हैं जिन्होंने वो सपना पूरा नहीं होने दिया? देखिए, जब हम दीपचंद आर्य जी की विल पढ़ते हैं, वसीयत पढ़ते हैं, तो उसमें वो क्लियरली बताते हैं कि उनको क्या-क्या उनके सपने थे। उनको एक गौशाला बनानी थी वहाँ पे, एक योगाश्रम बनाना था वहाँ पे, एक वेद मंदिर बनाना था वहाँ पे, और उन्होंने जो उस वक़्त जो उनके जो ट्रस्ट का कार्यभार सँभालते थे, उनके जी, साथ राजवीर शास्त्री जी, उनके ऊपर वो ज़िम्मेदारी थी। पर जैसे कि देखिए, इसमें हम देखते हैं कि आज की तारीख में जब हम इस ट्रस्ट को देखते हैं, तो हमें राजवीर शास्त्री जी का नाम नहीं मिलता कहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मिलता है हमें दीपचंद आर्य जी के बेटे का नाम। जी, ये जो पुत्रवाद की जो नीति है, ये ट्रस्ट उसी राजनीति का शिकार हुआ है हाँ, कि पिता के देहांत के बाद पुत्र आ गया और पुत्र ने पिता के साथ करने वाले व्यक्ति को काम करने वाले व्यक्ति को पीछे कर दिया, और उस पुत्र ने, इन सारे पुत्रों ने मिलके उस जगह को अपने कंट्रोल में ले लिया, जो वो आज जी, तक करते हैं। क्योंकि जब आप देखेंगे, अगर जो इनका पब्लिकेशन है, प्रकाशन है, दीपचंद आर्य जी के देहांत के बाद जितनी प्रकाशन की जितनी भी किताबें छपी हैं, हाँ, उसमें कहीं भी राजवीर शास्त्री जी का ऐसा प्रकाशन के उसमें नाम नहीं आया। वहां पे अब नाम आता है केवल धर्मपाल जी का, चाहे सत्यार्थ प्रदान है या इन्होंने मनुस्मृति का इंग्लिश जो संस्करण है, वो आज साहित्य प्रचार ट्रस्ट के उससे किया था। डॉक्टर शुरीन शर्मा जी हैं, जी, वो वीसी गुरुकुल कांगड़ी भी रहे हैं। तो इन्होंने वही पुत्रवाद में आके आगे उसे पूरे ट्रस्ट को टेक ओवर किया, राजवीर शास्त्री जी को पीछे किया, या राजवीर शास्त्री जी की सहमति से किया। हाँ, क्योंकि देखिए, जब एक जो इंसान जो खुद सपना देखता है, तो वो अपने सपनों की कीमत नहीं लगाता। पर बिल्कुल, दूसरा दूसरा व्यक्ति जो बाद में आता है, जो उस सपने को नहीं समझ पाता, वो उस जमीन की कीमत लगाता है, चीजों की कीमत लगाता है, कैसे हमें उससे फायदा हो, इन सब चीजों की कीमत लगाता है। बिल्कुल सही बात। उसको ये गौशाला बनाना, ये योगाश्रम बनाना, ये वेद मंदिर बनाना, ये सब व्यर्थ लगता है, क्योंकि इससे उसके निजी जो हित है वो पूर्ण नहीं होंगे। जब हम इसकी बात करते हैं ट्रस्ट की, हम खसरा नंबर 46 की बात करते हैं। खसरा नंबर 46 की जब हम पुरानी रजिस्ट्री देखते हैं और खाता खतौनी देखते हैं, तो उसमें सरकारी दस्तावेज में लिखा हुआ है कि वेद मंदिर अंकित है। उसके बाद भी वहां वेद मंदिर नहीं बना है, क्योंकि आपका निजी हित इतना ज्यादा हो गया कि जो व्यक्ति यहाँ पे सपने छोड़ के स्वर्गवासी हो गया, जी, आपने उसके सपनों को कोई तवज्जो ना देते हुए अपने हित को देखा। क्योंकि जमीन की कीमत बढ़ने लगी, जमीन बहुत बहुमूल्य है। मैंने पिछली बार भी बताया था, शाहबेरी जो जगह है, पुराने टाइम में, अब तो हम नया नोएडा देखते हैं, गाजियाबाद और नोएडा को जोड़ने का एक वही रास्ता था। इसीलिए ये चीजें बदली। पुत्रवाद तो हमें पता ही है, तो उसकी वजह से ये आगे आए और इनके निजी हित का जो वो है, तो उसका स्वरूप हम देख रहे हैं शाहबेरी के।
जी, और उसका स्वरूप आज इतना विभत्स हो चुका है, जहां कई लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी कई लोगों की जान मुश्किल में पड़ी हुई है। मैं इससे थोड़ा आगे बढ़कर किस तरह से जो पुत्रवाद है वो इन सपनों पर हावी हुआ और इतना हावी हुआ कि कई जिंदगियों को लील गया, और इसे लेकर अब क्योंकि हम इसकी भूमिका को समझ रहे हैं, विनोद जी मुझे बताइए कि जो धाराओं के तहत 2 एफआईआर इस धर्मपाल आर्य पर जो दर्ज हुई हैं, आखिर इन एफआईआर में क्या कमी है? क्योंकि किस तरह से शुरुआत से ही जो अवैध धंधा था उसको आगे बढ़ाया गया और लोगों को ये अवैध धंधे में इन्वॉल्व किया गया और उसके बाद लोग इसकी पूरी कीमत चुका रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए थी इस ट्रस्ट पर, आखिर वो कैसे आगे बढ़ी? देखिए, ये जो जगह है जो 1966 है, 1981 के बीच में ये जगह पब्लिक के से चंदा इकट्ठा करके, जिसमें जो ट्रस्टी है उन्होंने भी चंदा दिया था, उस चंदे से ये जमीन सारी खरीदी गई। और जमीन के बाद जब उन्होंने वसीयत की तो उस वसीयत में लिखा कि मैंने इस मकसद के लिए यहाँ पे लैंड ये ली है और इसके से ये काम होने हैं। 1900 इसमें जब ये जमीन लेने के बाद फिर इन्होंने जब 2000 इसमें एक्विजिशन हुआ 2014 में, तो 2013 में जब इसका अधिग्रहण किया ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने, उसके अगेंस्ट ये कोर्ट चले गए। कोर्ट से जो है स्टेटस को का इनको ऑर्डर मिला कि भाई यथास्थिति रहेगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। इन्होंने क्या किया, उधर से स्टेटस को लिया और उसके बाद वो जमीन सारी बेच दी पीछे से। और इसमें कोर्ट ने भी 2009 में जब पहले लैंड एक्विजिशन हुआ था तो कोर्ट ने उसने खुद सवाल उठाया था कि आप इस ट्रस्ट की जमीन को कैसे बेच सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज की परमिशन कहाँ है, विदाउट डिस्ट्रिक्ट जज की परमिशन आपने बेच दी। तो एक तो इन्होंने ये अपराध किया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जज से परमिशन लेना था, पब्लिक प्रॉपर्टी बेच दी। दूसरा इन्होंने क्या अपराध किया कि स्टेटस को के बाद जमीन बेच दी। तीसरा वहां पे इन्होंने अपराध ये किया कि आपने एक्वायर जमीन बेच दी, जो इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से आए हुए हैं कि धारा 4 और 6 लगने के बाद कोई भी रजिस्ट्री शून्य है। तो इन्होंने यहाँ पे मल्टीपल फ्रॉड किया। पहले आपने स्टेटस को की लैंड बेच दी, ट्रस्ट की लैंड बेच दी, फिर आपने धारा 4 और 6 और उस पर जबकि कोर्ट में मैटर आपका चल रहा है तो आपने उसके बाद आप लैंड बेचते जा रहे हैं। उसके बाद फिर बिल्डर से आप कोलैबोरेशन कर रहे हैं, फिर वहाँ से लोगों को ठग रहे हैं, फिर जो बिल्डर्स से लेने के बाद बैंकों से लोन करा रहे हैं। तो अब फ्रॉड पे फ्रॉड करते जा रहे हैं। और पुलिस इसमें धारा में कौन सी एफआईआर दर्ज करती है? 182, 282 और सेक्शन 3। ये वही एफआईआर है, ये वही धाराएं हैं जिनका जिक्र यहाँ कर रहे हैं विनोद जी। और ये वो एफआईआर की कॉपी है जो कि 2018 में जब बिल्डिंग धराशायी हुई, 9 लोगों की जान गई, उसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन आप देखिए, ये वो धाराएं हैं जिनके तहत एफआईआर दर्ज की गई और आगे के पन्नों पर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सशक्त ये नाम लिखे गए हैं। और लेकिन इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं वो बेहद लचर है और इन धाराओं पर ही अब सवाल उठ रहे हैं। ये देखिए, ये कॉपी इस वक्त जनसत्य न्यूज आपको दिखा रहा है, यही वो एफआईआर की कॉपी है जो कि 2018 में बिल्डिंग के धराशायी होने के बाद इसे दर्ज किया गया था। अब इस पर क्या कार्रवाई हुई है, चलिए अब जल्दी से इस पर भी आ जाते हैं और इस पर जवाब देने के लिए हमारे साथ अश्विनी शाही जी हैं। अश्विनी शाही जी, आपने सुना किस तरह से विनोद राणा जी ने एक एक कर बताया है कि कैसे यहां कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। मैं उस बात पर तो बाद में आऊंगी कि क्या मुख्यमंत्री के आदेश थे और क्यों आखिर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जो सशब्द विनोद जी ने एक एक कर बताया है कि कैसे कानून की धज्जियां उड़ी, कैसे सभी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व रही, पार्टीज यानी कि इसमें अथॉरिटीज इन्वॉल्व रही, इसमें अधिकारी इन्वॉल्व रहे, इसमें अवैध भूमाफिया इन्वॉल्व रहे, तो आखिर क्या कार्रवाई इस पर होनी चाहिए? क्योंकि वादा तो जीरो टॉलरेंस का है ना। अनु जी, जीरो टॉलरेंस का वादा है और जीरो टॉलरेंस है, इसको मैं मजबूती से कई बार कह चुका हूं और अभी भी कह रहा हूं, जीरो टॉलरेंस है। क्योंकि 2014 के बाद से जो भी वहां पर अवैध निर्माण हुए, जो भी चीजें हुई, उसकी जांच चल रही है। उसमें जो भी दोषी पाया गया, एक जसबीर मान नाम का आदमी दोषी पाया गया, उसको रास्ता लगाकर बंद भी किया गया है। बिल्डिंग पिछले साल 2019 के ले रहे हैं और जिनकी पूरी भूमिका हमने आपको दिखाई है, क्या वो दोष, क्या उनके ऊपर जो आरोप है, क्या वो दोषी कभी सिद्ध किए जाएंगे? जिस तरह से खुद प्रबोध जी ये बात बोल रहे हैं, विनोद जी ये बात बोल रहे हैं और एक एक कर दस्तावेजों के माध्यम से हम भी अपने दर्शकों को लगातार दिखाते आए हैं अपनी कड़ियों में। 2014 का विनोद जी जिक्र कर रहे हैं, क्या इन पर कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? और जिनके ये नाम ले रहे हैं उनके बारे में भी बताइए कि उन पर किन धाराओं में कार्रवाई हुई और इस पर क्या दीपचंद आर्य ने जो ट्रस्ट खड़ा किया था, इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी? अनु जी,
थोड़ा बोलने का, मुझे कंप्लीट करने का मौका दीजिए, फिर आपके सामने कुछ सत्य भी आएंगे। ऐसा कहिए। नहीं है कि उसमें सत्य नहीं है। सरकार अच्छा। पर लांछन लगाना चाहे कोई भी लगा ले। आप हमारे सम्मानित पैनलिस्ट लोग बैठे हुए हैं, कुछ पीड़ित भी हैं, मैं मानता हूं वहां पर है, ये पीड़ा है, लेकिन आप उस पर आइए। जब से मीडिया के माध्यम से ये सारा शासन के संज्ञान में, लखनऊ के संज्ञान में जब से आया है, तब से उसमें सीधा संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद वहां पर जो आदेश जारी किए गए, 30 बिल्डर चिन्हित किए गए। उसमें 30 बिल्डर में एक बिल्डर जो है उसको रासुका जसवीर बताया, जिसका जसवीर मान बताया मैंने, 261 फ्लैट उसने बनाए थे, उसने बेच भी दिया था 170। उस पर रासुका लगाकर उसको लेकिन बंद इस करने का ट्रस्ट के काम खिलाफ क्या योगी कार्रवाई सरकार की ने है? किया। अश्विनी जी, एक ये मिनट, बताइए, आप जिन और मैं बोल प्रताड़ितों रहा का हूं, नाम ले रहे हैं, जिन पीड़ितों का अन्नू नाम जी, ले रहे हैं, अन्नू वो जी खुद उन्हीं में हमारे है वो साथ यहाँ प्रताड़ित। मौजूद हैं और आपसे ज्यादा कार्रवाई भी उनसे भी पूछेंगे। अन्नू चलिए, जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जरा मैं एक बात मैं पूछना चाहता हूं। बिल्डिंग गिरी 2000 जुलाई 2000 में, वहां पर जो दो बिल्डिंग गिरी, उसके बाद ये पीड़ित ने क्यों नहीं रोकने का काम किया? 900 लोगों ने वहां पर मकान खरीदा, उन 900 लोगों को रोकने का काम ये लोग नहीं कर सकते थे? पीड़ा लेकर आना बहुत बड़ी चीज है, पूरा देश है, चलिए, न्याय ठीक है, व्यवस्था है, ठीक है। हर जगह आपने- पीड़ा आपने लेकर कहा कि पहुंचता है पीड़ितों की ये आदमी। जिम्मेदारी लेकिन है। वहां जी, 900 जी, लोगों ने ठीक, फ्लैट विनोद जी, कैसे खरीद विनोद जी लिए? इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं। हाँ। सर अश्विनी जी, जी, ये जी। रोकने का काम, जो रजिस्ट्रियां रोकने का काम या सेल रोकने का काम तो सरकार का है। सरकार तो अभी भी रजिस्ट्रियां करा रही है। अभी 22 जुलाई को रजिस्ट्रियां हुई है वहां, और जब से वो रजिस्ट्री नहीं रुक बिल्डिंग गिरी सकती है, 1500 सुन लोग रुक लीजिए चुके हैं। पीड़ितों- विनोद जी, बहुत पीड़ितों बहुत की इंपॉर्टेंट बात चीज कर रहे हैं। बताऊं। विनोद जी, सर। विनोद जी, अश्विनी जी कह रहे हैं मैं बता रहा पीड़ितों की हूं। जिम्मेदारी थी। 1500 चलिए, लोगों के साथ धोखा हो आपको चुका है सचिन already। राघव इस पर ज्यादा अच्छा जवाब और देंगे। सचिन जी, ये कैसा सीधा धोखा हुआ है सीधा भाई? सवाल सरकार आपसे अपना है, काम कर अश्विनी रही जी है का। सर। सचिन जी, इसका जवाब सरकार देंगे। अपना काम कर रही है, मैं- जो शिकायत जी, मिल जी, रही जी। है सरकार का निष्पादन कर रही है। मैं बता रहा रही हूं सर, बात रजिस्ट्री की, मैं ठीक बता है, क्या दे रहा कार्रवाई हूं, हुई है? आपने सुनिए। कहा कि पीड़ितों ने रोकने का काम क्यों नहीं किया? सुन लीजिए, खुद सचिन सुन जी बताइए, लीजिए। सचिन जी बताइए। अन्नू जी, क्यों अन्नू नहीं जी, किया जरा आपने मैं रोकने विनोद का जी को काम? बताना चाहूंगा, विनोद जी को बताना चाहूंगा, विनोद जी, जी। ये आपको भी पता है अभी कि ये गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर की जमीन है जी या नहीं? मैं जी, सच सर। हूं तो गाजियाबाद के डीएम ने रजिस्ट्री एक रोक दी। सर, ये नोएडा मैं में बता रहा रजिस्ट्री हूं, होती है ध्यान इसकी। दीजिएगा। दादरी में रजिस्ट्री होती है, दादरी की जमीन है। नहीं, सुन लीजिए, मैं उधर की बात जी। कर रहा हूं, गाजियाबाद की, इसी से लगे हुए जमीन की। उस पर न्यायालय ने 5000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। शाही जी, ये भी सर ध्यान मैं बता रहा हूँ दीजिएगा। आपको, एक मिनट रजिस्ट्री नहीं रुक आप सकती। मेरी बात जवाब मैं दूंगा, सुनिए। शाही जी। चलिए अश्विनी एक जी, मैं बता रहा हूँ, आगे मैं हम इस चर्चा को ले जाएंगे, सर, लेकिन जो पॉइंट आपने मंदिर उठाया था, की, मंदिर, गौशाला मैं बता और रहा हूँ। जो ट्रस्ट है, मंदिर की जगह बिक गई है, वेद मंदिर की जगह बिक गई है, गौशाला और यज्ञशाला की जगह बिक गई है, वेद आश्रम की जगह बिक रही है। सरकार ने आज तक उस ट्रस्ट के नाम पे एक FIR तक नहीं की है। और जो सेक्शन लगाए हैं जो लोगों के साथ, वहां कर अब हजारों लोगों को ये ट्रस्ट अब तक लूट चुकी है, 100 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड कर चुकी है। और जो साबेरी का जो फ्रॉड है वो 1400 करोड़ का है सर। 1400 करोड़ का जी, 7000 जी। फ्लैट इलीगल है। बिल्कुल। आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। क्यों कार्रवाई वकील नहीं साहब, है? और 76 जिस बात का लोगों जिक्र के विनोद जी खिलाफ कर रहे हैं, कार्रवाई और सर, गिरफ्तारी हुई 80% है। फ्लैट ये उस बता ट्रस्ट रहा की हूँ, जमीन में बने 76 हुए हैं, लोगों, जहाँ पे गौशाला होनी चाहिए थी। मैं कह रहा हूँ 76 सुनिए मेरी लोगों बात, की मैं कार्रवाई संपत्तियां बता जब्त दूं। की गई हैं। शाही जी, शाही जी। और कई 76 गिरफ्तारी FIR भी सर, हुई है उसमें। ये FIR दर्ज की गई है 188 और 288 में। जी, उन FIR इलीगल कंस्ट्रक्शन की FIR है ये। इसमें कोई FIR ऐसी ये नहीं है कि 76 जिसमें लोगों किसी की पे गिरफ्तारी फ्रॉड क्या हुई? 420 या उसमें नहीं हुई है। 420 धारा लगाई गिरफ्तारी गई है। सरकार ने किया कि नहीं किया? ये बताइए, सरकार ने मैं- गिरफ्तारी मैं- किया कि नहीं किया? सचिन जी कुछ कहना मैं चाहते हैं? बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ सर, मैं शाही साहब के एक एक बात का जवाब दे रहा हूँ मैं जी, एक जी। सेकंड में। 24 जुलाई 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी आई नोएडा। उन्होंने कहा 30 बिल्डरों पे चिन्हित करो, उन पे रासुका लगाई जाए। हाँ, ठीक है, एक बिल्डर पे रासुका लगी, उसमें भी जो जमीन जब्त की गई वो साहबेरी की ही की गई, जबकि उस जमीन को जब्त नहीं कर सकते थे डीएम। पहली चीज। दूसरी चीज, स्टेटस को अगर माननीय न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, ठीक है, उसके बाद सेल एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। आप कह रहे हो ना रजिस्ट्री हो सकता, आफ्टर स्टेटस को रजिस्ट्री नहीं हो सकती। वहां पे रजिस्ट्री विभाग ऊपर नहीं हो जाएगा, न्यायालय से, स्टेट राज्य सरकार से ऊपर होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट या नहीं होता है? ठीक है। उसके अलावा अब आते हैं अभी भी आप इस चीज को अधूरा बता रहे हैं। पूरा बताइए कि रजिस्ट्री हो सकती है, पूरा बताइए। स्टेटस को है, स्टेटस को वहां नहीं पर हो सकती। खत्म भी हुआ था। नहीं हो सकती, जी प्रभु वकील साहब, सर एक सेकंड नहीं, सर, नहीं हो अभी- सकती, नहीं आप स्टेटस सुन लो, पर नहीं हो ये- सकती। नहीं हो सकती। जी, जी। मैं वही तो बता रहा हूं सर, आप सुन तो लीजिए मेरी बात अब एक और एक दूसरी करके। चीज- जो आप स्टेटस को
खत्म होने की बात कर, वो 2011 में खत्म हुआ था और 2013 में जब रीएक्विजिशन तक स्टेटस को इनफोर्स है 2014 से, 16 अक्टूबर 2014 से अभी तक स्टेटस को इनफोर्स है। ठीक है, जी, वो रजिस्ट्रियां नहीं हो सकती वहां पे। जी, ठीक है। अब आता है, अभी एक पॉइंट और में फ्लैट्स बिक रहे हैं और उसके बाद लोगों की जान चली गई सीएम के आदेश आते कार्रवाई के, उसके बावजूद FIR यहाँ पर नहीं रुका है ये पूरा। जी, आप पूरी बात कीजिए सचिन। मैडम, एक एफआईआर हुई है 74 के आसपास, राइट? ठीक है, 74 में 45 एफआईआर ऐसी हैं इनमें बिल्डर पर 2000 रुपए भी लगा सकती कोर्ट। 188 धारा 3 288 मतलब खाना पूर्ति की गई है, कोई कार्रवाई नहीं है। फिर तो आते हैं ऐसा सरकार की, देखिए ऐसा है, आप लोगों को ये है कि सीधा एक तरफ देखिए, ये दोहरी जो है मानसिकता नहीं चलेगी। आपको जो भी आप कहें, सरकार एक तरफ काम नहीं कर रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं ये न किया जाए, तो क्या सरकार उनको सीधा फांसी का हुक्म सुना दे? ये कानून का काम है। कानून एक तरफ आप स्टेटस को मान रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिल्डिंगों के धराशायी होने के सर, बाद, आपने मेरी बात लेकिन सुनी नहीं, सवाल इसका ये है मतलब। कि सीएम के इतने सख्त आदेश मैंने देने के पूरा सुन बावजूद लिया। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर नहीं, कैसे नहीं, क्या नहीं सुना ना अधिकारी आपने। सीएम के आदेश से ये ज्यादा बगैर कार्रवाई के अभी मैंने 74 कहा, भाई ने मैंने 76 कहा, भाई जी ने 74 कहा। मैं मान रहा हूं, आखिर 74 लोगों पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? अब उसमें कह रहे हैं 2000 रुपया नहीं लगा नहीं सर, था मैं वही कह रहा हूं सर। अब वो नहीं हो सकता था। ये आप इन लोगों दोहरी की कार्रवाई जो मानसिकता हुई है। उससे संतुष्ट हैं और क्या कार्रवाई हुई है? विनोद जी इसे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, विनोद जी इसका जवाब देंगे। मैं बता रहा हूं जी तो। विनोद जी। जो 76 अन्नू जी, एफआईआर अन्नू की जो सेकंड। बात कर रहे हैं, 74 एफआईआर की, उसमें 44 संपत्तियां एफआईआर कुर्क में की गई, 182 76 सिर्फ अवैध निर्माण की धारा लगी हुई है। फ्रॉड की तो धारा ही नहीं। 420 जो किया है, जो वहां पे हजारों लोगों को लूटा गया है, जो वहां पे उनको लूटा गया है, लोगों को जिनके साथ फ्रॉड हुआ, जिनको फर्जी लोन दे दिए गए, जो स्टेटस को के बाद उनसे फर्जी रजिस्ट्रियां करा दी गई, उन धाराओं में तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो ये ट्रस्ट है, ज्यादातर जो 70% लैंड ट्रस्ट की, जो ट्रस्ट की लैंड में फ्लैट बने हुए हैं, ट्रस्टियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? आज तक उनके खिलाफ एफआईआर भी नहीं है, और एफआईआर में कोई फैक्ट ही नहीं है। और आप कैसे बेच सकते हो? आप बैंकों में कोई नहीं है। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? सर, पब्लिक ट्रस्ट के, पब्लिक की जमीन जो मंदिर की जगह है, जो हमारी योगी जी जो है वो खुद साधु हैं, उनके राज में मंदिर की जगह बेची जा रही है। और इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा? जो ट्रस्टी है वो बाहर घूम रहे हैं। जी अश्विनी जी, वो इसका खाली जवाब घूम रहे हैं। दीजिए। क्यों? कहीं भाई वकील साहब बैठे हैं, मुझे इतना कानून का ज्ञान नहीं है, वो मुझे जरा क्लियर करें कि क्या मंदिर की जमीन बेची नहीं जा सकती है? ये जरा सा मुझे क्लियर कर दीजिए कि पहला चीज। चलिए नहीं। चलिए, मंदिर की पूरा हो जाने जमीन दीजिए, बेची जा मैं सकती पूछ रहा है या हूं। नहीं? और खुद हमारे साथ सुधा शर्मा जी हैं, वही आपको इस पर और ज्यादा अच्छे से बता देंगी। सुधा जी, एक बार बताइए कि मंदिर की जमीन को, ट्रस्ट की जमीन को खरीदने बेचने का क्या प्रावधान है? क्या बेची जा सकती है जिस तरह से इस ट्रस्ट की जमीन को, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट की जमीन को बेचा गया? मंदिर की या ट्रस्ट की जमीन को कहीं पर भी बेचा नहीं जा सकता, चाहे वो मंदिर की हो, मस्जिद की हो, गुरुद्वारे की हो। सुन लीजिए तो अश्विनी जिस जी। पर्पस के लिए जिस इस पर्पस के हिंदुस्तान लिए में दी जाती है, हजारों उदाहरण मिलेंगे आपको, हजारों उदाहरण जहां वो मंदिर सब की अवैध है, जमीन वो बिकी है। सब इल्लीगल है जितने हाई भी कोर्ट, हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, और हमारे हिंदुस्तान में एक एक्ट भी बना हुआ है कि ट्रस्ट की जमीन नहीं बेची जा सकती विदाउट वो परमिशन। लेक्चर जी, व्यवस्था प्रभु वो जी, सरकार प्रभु की जी को मैं नागरिक जानना है। चाहूंगी। प्रभु जी, आप बताइए। ऐसा है, मैं आपसे जो अश्विनी जी, जानकारी मैं आपको मुझे कंफ्यूजन है क्लियर अभी कर देता तक, हूं। कि कोई भी ट्रस्ट हो, थोड़ी चाहे वो कंफ्यूजन है। मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो जी। गुरुद्वारा हो, किसी भी जमीन को जिस पर्पस के लिए दिया जाता है उसको उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर वो कहीं बेची जा रही है या अवैध कब्जा किया जा रहा है, तो उसमें केवल एक ट्रस्ट ही नहीं है, ट्रस्ट के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिल्कुल। जिनका पूरा जमघट है, जो कि वो सिर्फ इसी काम के लिए जो है ना गुमराह करते हैं, पैसे का लालच देते हैं और दुनिया भर के लालच देते हैं, जिससे कि वो वहां पर अपना कब्जा करके और जो है इस तरीके के काम करते हैं। और जो भी हैं, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो गुरुद्वारे हैं, आज एक नहीं है। अगर आज आप ढूंढने निकलेंगे तो इतिहास साक्षी है कि कितने हैं बिल्कुल। जिनकी कोई प्रभु जी, अनगिनत है, प्रभु गिनती जी, नहीं मैं है। आपसे ये जानना और चाहती हूँ, अगर अश्विनी जी ने ये सवाल सरकार उठाया है अगर कि कोई क्या भी मंदिर कार्रवाई मस्जिद की करे, जमीन को बेचा नहीं तो जा सकता? क्या इसका कानूनी प्रावधान है? एक बार इस पर थोड़ी हमारी जानकारी बढ़ा दीजिए, और अश्विनी जी की भी। मैं बिल्कुल जानकारी किसी बताता भी- हूं। अश्विनी जी देखिए, किसी भी अश्विनी जी देखिए, जो आप एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं ना कि ट्रस्टों की जमीन बिकती है या मंदिरों की जमीन बिकती है, तो अश्विनी जी पहले आपको समझना चाहिए कि ट्रस्ट या क्या जिस है। पर्पस के लिए जब ट्रस्ट पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट होता है, पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट जो जनता से दान लेता है और धर्मांतरण के काम में लगा होता है, उसकी जमीन बिना डिस्ट्रिक्ट जज की परमिशन के सेल नहीं हो सकती।
और आपको मैं और जानकारी के लिए बता दूं, पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट से रेगुलेट नहीं होता, उसका एक अलग एक्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट, वो उससे रेगुलेट होता है। इस बहकावे में कोई ना आए कि ट्रस्ट एक्ट में तो कहा है सर की परमिशन मिल सकती है, हम ट्रस्टीज भेज सकते हैं। सर ट्रस्ट एक्ट लागू ही नहीं होता पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्टीज के ऊपर। ये एक बहकावा है, लोग इसी बात पे बेवकूफ बनाते हैं। कानून बिल्कुल क्लियर है, आप हाई कोर्ट के ऑर्डर उठा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर उठा लीजिए, और ये चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट है ना, ये 1920 से बना हुआ है, आज का बना हुआ नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। आप ठीक, अश्विनी जी अब सोचिए, आपको लॉजिक क्लियर हो जी गया होगा। मेरी अब जानकारी बताइए। देखिए, मैं यही जानना चाहता था, जनता अनुज से जी, मैं दान यही लिया, जानना जनता चाहता से था, दान वकील लिया साहब और ने जो पैसा। जानकारी दी है, मैं अब वही उसी बात पर आता हूं जो इन्होंने एक ही चीज में दो बातें कही। अच्छा, जनता कानून की इतनी जानकार नहीं होती है और लोग इसका फायदा उठाते हैं। वकील साहब, सत्य है ना? हाँ जी। चैरिटेबल ट्रस्ट जी। एक्ट और ट्रस्ट का जो डीड बनती है, उसमें जो बाइलाज होते हैं, उस बाइलाज से लोग बेच लेते हैं, वो बेचते हैं। मेरा कहने का जो, लेकिन अब छोड़िए, इस पर मैं नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं सरकार का जो मेरा पक्ष है, सरकार ने 2014 के बाद से जो भी गड़बड़ियां आई हैं, उसकी जांच कमेटी बैठाई है। अथॉरिटी पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने नोएडा से लौटने के बाद भी, यहां लखनऊ आने के बाद भी सख्ती की थी, नकेल कसी थी, और आज भी अश्विनी जी, वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री ने रणविजय सख्ती सिंह नहीं वहां की, है, मुख्यमंत्री ने अनुज जांच के जी, आदेश नहीं रणविजय दिए, सिंह लेकिन वहां वो है, जांच कहां हुई, वो उनके कार्रवाई साथ कहां हुई। और आपने अश्विनी जी अपनी बात में एक और मुद्दा रखा, जब आपने कहा कि ये जो पूरी लीगल टर्म होती है और जनता इतनी समझदार नहीं होती है। मुझे लगता है कि शायद अश्विनी जी बार बार इस तरफ इशारा करना चाहते हैं कि जनता ने किस तरीके से, या लोग जो बायर्स थे उन्होंने कैसे जमीन को खरीदा, कैसे वो इस चंगुल में फंसे। शायद सचिन इस पर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। सचिन, आप समझ रहे हैं अश्विनी जी का इशारा किस तरफ है? जी सचिन। क्या जी, हेलो सचिन, जो अश्विनी जी बात उठा रहे हैं कि ये जितने भी लीगल टर्म्स होते हैं, क्या कानून होते हैं, इस पर जनता अच्छे से समझ नहीं पाती है और जाकर इस तरह के चंगुल में फंस जाती है। क्या लगता है कि जहां रोल अधिकारियों का होना चाहिए, अथॉरिटीज का होना चाहिए, वहां इस वक्त अश्विनी जी को शायद ऐसा लग रहा है कि जनता की गलती है, उन बायर्स की गलती है जो कि यहां आकर फंसे और उन्होंने इन अवैध बिल्डिंगों में अपने फ्लैट्स को बुक करा लिया? सर, बायर्स की अगर गलती है तो फिर ये डीएम है, एसएसपी हैं, या फिर रजिस्ट्रार विभाग है, या फिर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, क्यों बैठाए गए? पेंट करके हल्ला घटाओ, फेंको यहाँ से बाहर निकाल के। इनका क्या काम है फिर यहाँ पे? नहीं, मैं जरूरत ही नहीं है ना। मैं अगर ये सचिन जी, पब्लिक एक बात मैं कहना चाहूंगा, नहीं कर सकते। इतना बड़ा मुद्दा उठा है प्रदेश में, ये आप लोगों ने उठाया है, और ये मुद्दा जी। ठीक है, जेन्युइन है, क्योंकि सरकार भी उसके खिलाफ जांच कर रही है। लेकिन अगर जी, इस सर। मुद्दे के बाद भी वहां 10,000 घर बने, उसकी जांच हो रही है, वहां पर वो दो बिल्डिंगें गिरा भी दी गई थी, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। उसके बावजूद सर। भी ये 900 लोगों ने फ्लैट कैसे खरीद लिया? ये तो सर, एक मैं आपको एक चीज जनता के अंदर क्या है? विनोद जी, यहाँ पर ये सवाल प्रशासन उठाए बैठा जा हुआ रहे है। हैं। अश्विनी जी खुद जो कि सर, रूलिंग सरकार पार्टी की से गलती जुड़े है, हैं, वो सरकार इतनी स्टेटस बेबसी को, से ऐसे- सरकार के खिलाफ आदेश है कि सरकार की आप गलती एक नहीं, BJP पार्टी देखिए, है। मैं सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बहुत इसके स्पष्ट और बावजूद कैसे सीधा मैं रजिस्ट्रियां हो सरकार रही हैं, की फ्लैट बिक रहे हैं? सरकार इसका जवाब दीजिए, इतने मासूम से ये सर, सवाल है। सरकार उसमें पार्टी है सर, और इस सरकार पर- के खिलाफ स्टेटस को है। यहाँ हाई कोर्ट के आदेश का मजाक बनाया जा रहा है। सरकार ही खुद कोई मजाक देखिए, बना रही है। कोर्ट के हाई कोर्ट के आदेश का आदेश का सरकार मजाक कोई बनाया मजाक नहीं जब बना रही हाई है, कोर्ट ने कोर्ट के रोक साथ लगाई हुई है तो हमेशा रजिस्टर हो ही मजाक गए नहीं है, सर। जब रजिस्टर नहीं होंगे तो न्यायपालिका फिर अपने आप सर्वोपरि ही है, मिलेंगे। लेकिन फिर भी न्याय संगत कुछ गलतियां जो भी होंगी उसकी जांच हो रही है, और अभी भी जांच चल रही है उस पर। चलिए, कोई सर, भी सर, माननीय एक- मुख्यमंत्री ट्रस्ट के खिलाफ बात एक और कार्रवाई कब होगी? जिला प्रशासन तक लोगों को कहा है। प्रबोध जी, अब मैं दोबारा जी। से वही जो सर, 2018 में एक दो सेकंड, एफआईआर एक सेकंड, दर्ज मैम। हुई हैं धर्मपाल आर्य पे, मैं मैम। उसके बारे में आपसे पूछना चाहूंगी। इन एफआईआर और इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं, क्या छिपाने की कोशिश हो रही है इनके पीछे? क्योंकि हमें इतना समझा दीजिए, और बाकी जो एफआईआर दर्ज हुई इस पूरे मामले में, जहां तकरीबन 77 एफआईआर दर्ज हुई, जब अपराध एक है तो कानून एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर रहा? जहां 3 बिल्डर्स पर रासुका लगाई गई है, आखिर इन 2 एफआईआर में इतनी नरमी क्यों? क्या छिपाने की कोशिश है?
अनु जी, एक्चुअली ये जो एफआईआर करवाई है ना, पहली सवाल ये है कि सर पीड़ित कौन है शाहबेरी में? जी। शाहबेरी का पीड़ित है शाहबेरी का बायर, जिसकी तो एफआईआर ही दर्ज नहीं की है इनकी सरकार ने। है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता। जो पीड़ित है ना उसकी एफआईआर दर्ज होती है, ये कानून की न्याय संगत बात है। एफआईआर दर्ज हो रही है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बिहाफ पे। जी। अरे पीड़ितों की एफआईआर कीजिए ना, बिल्कुल। जिनका पैसा लगा है, जिनका पैसा डूबा है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का कौन सा पैसा लगा है वहां पे? कल वो मकान वो आके वो डिमोलिशन की जो धमकी रोज लोगों को देते हैं, उन लोगों से पूछिए कि उनके जीवन भर की कमाई लगी है वहां पे, उनकी कोई एफआईआर नहीं हो रही। अब बात करते हैं एफआईआर क्या की है। इन्होंने एफआईआर की है इलीगल कंस्ट्रक्शन की। अरे भाई, फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ, तो फ्रॉड की एफआईआर कौन करेगा? वो फ्रॉड का जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में गया है, उन बैंक अकाउंट की इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? बिल्कुल। उन बैंक अकाउंट को सील कौन करेगा? फर्जी दस्तावेज जो दिखाए गए हैं, स्टेटस को की बात छिपाई गई है, कोर्ट के केस की बात छिपाई गई है, उस पर इंक्वायरी कौन करेगा? उस पर तो कोई एफआईआर नहीं है। जी। इलीगल कंस्ट्रक्शन की 188 की एफआईआर कर दी है, जो कोई पूछता भी नहीं है। 500 रुपए का जुर्माना लगता है कोर्ट से। कहाँ इन लोगों के साथ न्याय कैसे हो सकता है? 77 एफआईआर कर दिया। अरे आप 77 क्या 220 एफआईआर कर दीजिए, ढंग की एफआईआर तो कीजिए। एक बिल्कुल। ढंग की एफआईआर नहीं कर पाए हैं आप। एक ढंग की एफआईआर नहीं, क्या फायदा? अगर आप वो बाहर खड़े हुए ड्राइवर के अगेंस्ट एफआईआर कर देंगे तो मालिक को तो सजा नहीं मिलेगी ना, मालिक को तो पकड़िए। जो मेन जी, कल्प्रिट है आखिर उनको तो आप आखिर पकड़ नहीं मालिक रहे। तक जो कब्जा है, जो चंगुल में, वो क्यों 1400 नहीं फंस रहे हैं? विनोद जी ये बताइए कि इस ट्रस्ट के खिलाफ और धर्मपाल आर्य के खिलाफ आखिर कोई सख्त कार्रवाई, कोई सख्त एफआईआर में धाराएं हमें क्यों नहीं दिखती? क्या इसका कारण है? मैंने इस ट्रस्ट के अगेंस्ट जब सावेरी में 2018 में बिल्डिंग गिरी थी, उससे 2 महीने पहले मई में कंप्लेन दी थी। हाँ। एसपी को भी दी थी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को भी दी थी और डीएम साहब को भी दी थी कि ये यहाँ पे इस तरह से फ्रॉड हो रहा है, आप इसको रोकिए। आज तक मेरी कंप्लेन पे एफआईआर नहीं हुई है। जी। और उसके बाद जो वहाँ के बायर्स हैं, करीब 80 से 90 बायर्स ने इस पे जो एसपी ऑफिस में वहाँ पे कंप्लेन दी हुई है सीपी साहब के यहाँ। आज तक उनकी एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और जो इन्होंने मॉल बनाए, जो कॉम्प्लेक्स बनाए, उसमें हजारों लोगों से इन्होंने जो है बुकिंग ली हुई है, और जिसमें खुद धर्मपाल आर्य इन्वॉल्व है। ये पहले टाई अप कराते हैं बिल्डर्स के साथ और फिर वहां से बुकिंग लेते हैं, फिर बाद में इनकी रजिस्ट्री कर देते हैं, फिर उस रजिस्ट्री का ट्रांसफर करते हैं। आज तक उनकी कोई एफआईआर या अश्विनी कंप्लेंट जी पे इसका जवाब और दीजिए, लोग आखिरकार चक्कर काट काट के दुखी हो अभी गए। तक क्यों कोई एफआईआर नहीं हुई है? जहां खुद विनोद राणा जी ने बताया है जब 70 बिल्डिंग से धराशायी उससे 2 महीने पहले उन्होंने शिकायत 10 की महीने थी, हो गए। और जिस तरह सचिन जी शिकायतें दिए लगातार हुए। हमें बताते रहे हैं कि वो थ्रूली इसका पूरा इसका फॉलो अप कर रहे हैं, उसके बावजूद आखिर पीड़ितों की एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही? इस ट्रस्ट की जमीन में 10 महीने हो गए, 10 महीने शिकायतें दिए हुए बताइए 10 अश्विनी महीने जी। हो गए, आज तक एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। आपके पर नहीं हुई तो मुख्यमंत्री जी ने किसके कहने पर जो है एफआईआर? आप ही लोगों ने आवाज उठाई। आप ही की तरह आपका कोई भाई होगा जिसने आवाज उठाया होगा। सर, वहां पर सर, अवैध ग्रेटर बिल्डिंग बनी। नोएडा- सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। मैंने आप लोग बहुत जी। ध्यान से सुना है और आप लोग थोड़ा सुन लीजिए। जो वहां पर कहीं ना कहीं से जब सरकार के पास शिकायत आई, लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री जी तक वो शिकायत पहुंची। माननीय मुख्यमंत्री जी वहां जाने के बाद बहुत ही सख्त निर्देश उन्होंने दिए कि अथॉरिटी का भी अगर कोई यहाँ पर मिला होगा या जिला प्रशासन का भी होगा, उसके खिलाफ जी। कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए जांच की जा रही है। रणविजय सिंह का मैंने नाम लिया है, वहां पर रणविजय सिंह है, उनका स्टेटमेंट भी आया था। क्या होगा, रात में निर्माण नहीं हुआ, 2 बिल्डिंगें गिरा दी गई। आखिर किसी न किसी के कहने पर मुकदमे तो हुए। आप एक अश्विनी तरफ जी, कह रहे हैं लेकिन- मुकदमे नहीं लेकिन हुए, आप दूसरे मुद्दे पर तरफ नहीं कह आ रहे रहे हैं कि हैं। 500 अश्विनी जी, रुपए का आप मुद्दे जुर्माना पर लग नहीं रहा आ है। रहे हैं। तो सवाल मतलब ये क्या है है कि भाई आप आपका ट्रस्ट कहने के का? खिलाफ आप चाहते क्या FIR है? दर्ज सर, आप क्यों बात नहीं हो समझ रही रहे। है? अश्विनी आप जी, बात आप नहीं मुद्दे समझ पर रहे, नहीं सर, आ आप रहे जी, हैं। आप बार 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 कह रही कि हैं ट्रस्ट के एफआईआर खिलाफ दर्ज हुई है। FIR होगी, बिना कार्रवाई एफआईआर होगी। दर्ज के किसी के ऊपर रासुका नहीं लगता। बिना एफआईआर दर्ज के अरे, कोई कुर्की नहीं होती। बिना सर, यहाँ एफआईआर पे- दर्ज के किसी यहाँ को पे पुलिस ये कहा नहीं गया है- लेता। मैं सवाल पूछ रही और हूँ, ऐसा उस पर कैसे आइए। आप लोग हमारा नहीं, सवाल ये सरकार है के कि ऊपर इस ये आप ट्रस्ट लोग ने गलत किस आरोप लगा तरह रहे हैं से- कि आप एफआईआर किस नहीं हुई तरह है। से लोगों के विश्वास को ठगा है। सर, यहाँ पे जिस बायस की कार्य के लिए FIR नहीं हो जमीन रही मिली है। थी उसे आप नहीं बात किया नहीं गया, सुन रहे हैं और आप। कैसे या तो आप नींव रखी गई इस पूरे भ्रष्टाचार की? आखिर इनके ग्रेटर खिलाफ नोएडा FIR अथॉरिटी की कब होगी? एफआईआर हुई है, बायर्स की कोई एफआईआर नहीं हुई है। यहाँ पे 10 महीने हो गए एप्लीकेशन रखे हुए। बताइए अश्विनी जी। हर जगह यही आया कि पहले देखिए, आज अभी जब आप लोगों ने मुद्दा शुरू किया, मुद्दा दो ही मुद्दे निकल के आए। एक तो ट्रस्ट की जमीन कैसे बिकी, दूसरे अवैध निर्माण हुए। 2 ही मुद्दा है वहां। अवैध निर्माण पर पहले देखिए, चूंकि जहां पर बिल्डिंगें बन जाती हैं
जहां पे लोग रहने शुरू करते हैं तो सरकार उनके भी रक्षा करती है, और उनकी बिल्डिंगों को गिरवा कर सरकार जमीन पर उनको नहीं करेगी, उनको सरकार घर देने से रही। वो वहां रह रहे हैं तो उनके हितों की भी रक्षा करनी है सरकार को। तो सरकार को बड़ा संतुलित होकर काम करना पड़ता है, और जो बिल्डिंगें बन रही थी उनको बनने से रोकने का काम आप लोगों की ही शिकायत पर किया गया है, आपके किसी भाई और ने किया होगा, उसी की शिकायत पर सर, सरकार ने लेकिन स्वयं अश्विनी नहीं जी, निर्णय ले अश्विनी लिया, जी, दो बातें मैंने वो आपकी मोटो बात नहीं सुन ली। लिया। आप मेन मुझे- इशू तो आपकी वही है बात से कि मुझे योगी दो जी ने बिंदु आदेश मिले हैं। दिए। एक आपने कहा कि जब वहां पर लोग रहने लगे, और चलिए शायद इस पर और सचिन राघव अच्छे से बताएंगे जो बात इन्होंने अश्विनी जी ने कही है। जी सचिन। सर मैं ये कह रहा हूँ योगी जी ने सख्त आदेश दिए, नो डाउट, बट अधिकारियों की मंशा नहीं है ना काम करने की। मेन इशू यहाँ पे अटक रहा है। योगी जी ने कहा था खरीदारों की एफआईआर होंगी, लेकिन नहीं हुई, 10 महीने हो गए, ठीक है। दूसरी चीज आई थी कि भाई जो कल्प्रिट है उनके पकड़े जाएंगे, उनकी 32 नाम जा चुके हैं लखनऊ में सर, बताइए जिसमें अश्विनी जी। 22 शायद पुलिसकर्मी है और 10 ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के हैं। वो 32 नाम जा चुके हैं, वो न्यूज भी आई थी सर, और उसके बावजूद एक अधिकारी पे कार्रवाई बताइए नहीं हुई, अश्विनी जी। ठीक है। जी जी जी। और रजिस्ट्रियां अभी लगातार हो रही है, 22 जुलाई की लास्ट रजिस्ट्री है सर, अभी हुई है। और अवैध निर्माण भी हुए हैं, अवैध निर्माण की शिकायत भी की गई है प्रशासन से, लेकिन जो लोग जिन्होंने पहले बनवाया वही अभी तक यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो अवैध निर्माण कैसे रुकवा नहीं रहा है अवैध निर्माण। एक ईंट भी नहीं हिलने की बात यहाँ इस तरफ अंदेशा कर रहे हैं। सचिन जी बताइए, इसका जवाब दीजिए। देखिए सचिन जी तो सवाल पूछते हैं क्या? जी अश्विनी जी कहिए। मैंने सवाल मेरे से है या सचिन हाँ जी? जी अश्विनी जी आप ही से है। जो सचिन जी सवाल उठा रहे हैं कि कितनी शिकायतें दी, कितनी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन कोई शिकायत दर्ज क्यों नहीं हो रही, एक ईंट भी नहीं हिली है उसके बाद। देखिए ऐसा है, एक बात मैं बता दूं, तब से लोग कह रहे हैं बिसरक थाना में 8 नवंबर 2018 को मुवस्सिर हुसैन, धर्मपाल, वेदपाल गुप्ता, यशपाल, ऋषिपाल, रजत कुमार, प्रवीण, रोशनी देवी, बाबूराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आप लेकिन कहां क्या आप लोग धाराएं बात लगाई नहीं कर गई रहे हैं, आप हैं? इन्हें भी तो देखिए। विनोद जी, क्या इस बात से आप संतुष्ट है कि एफआईआर तो दर्ज हुई है, कार्रवाई की धारा गई है, सेक्शन अधिकारियों ने 3 कार्रवाई की है, पुलिस ने कार्रवाई की है, तो क्यों अरे सवाल भाई आप आप उठा कह रहे हैं एफआईआर अश्विनी जी दर्ज तो नहीं ये हुई साफ है, कह रहे हैं कि एक कार्रवाई तरफ हुई आप है। कह रहे हैं एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ठीक मैं है, जब आपने कहा एफआईआर दर्ज की कार्रवाई बात हुई कर रहा है, हूँ आप कह रहे एफआईआर हैं हो दर्ज गई। की गई है। विनोद जी बता दीजिए। जी 188 और वाह भाई 288 में सर, सेक्शन सर, चीजों को mix 188 कर रहे हैं। और एक सेकंड, 288 अनु जी। सेक्शन 3 में एफआईआर दर्ज अनु हुई जी, है। एक सेकंड। उनमें किसी भी में भी 420, 467, 468, 471, 120 भी की धारा नहीं लगी है चीटिंग वाली। और आप कह रहे हैं कि भाई वहां पे लोग रह रहे हैं। सर आईआईटी की रिपोर्ट पढ़िए, जो आईआईटी की रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया है कि जो बिल्डिंग की लाइफ है वो 5 से 10 साल है, और वहां लोगों ने 30-30 साल के लिए लोन ले लिए हैं। अब वो लोग तो जो बिल्डिंग की लाइफ ही 10 साल है या 5 साल है, वो 30 साल तक क्यों भरेगा? और जो ट्रस्ट है, वहां ट्रस्ट ने जो अंधेरगर्दी चलाई हुई है वहां पे साहब, 2014 अभी के तक तो बाद बैंक से। की 20 साल लोन देता था, अब 30 साल का कौन सा लोन हो गया ये तो मुझे नहीं पता। सर 20 साल का लोन मेरा होता है, 25 साल की बिल्कुल EMI 10 है। साल की है, तो जो जिस बिल्डिंग की उम्र मेरी 10 25 साल है, की EMI उस है बिल्डिंग अपनी। को 30 साल इंडियन 30 साल लोन ओवरसीज क्यों बैंक देगा? है, गवर्नमेंट अच्छा, बैंक तो है। अगर वो मुझे बिल्डिंग नहीं गिर गई पता है, अश्विनी वहां पे जी। जो आप आईआईटी की जो रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है क्रिटिकल है, यहाँ पे इन बिल्डिंगों में रहना डेंजरस है, इनकी नींव कमजोर है। यहाँ पे ग्राउंड वाटर निकाला है, 1700 बोरिंग हुए हैं सर अवैध, 1700 बोरिंग। उन पर क्या कार्रवाई हुई है? अश्विनी कुछ जी, भी नहीं हुआ है। अश्विनी देखिए जी, मेरा जहां आपसे पर केवल जहां एक सवाल खतरा है। नंबर 54 और 60 की बिल्डिंग गिराई गई थी, मुझे जहां तक याद है। प्रभु जी कहिए। अश्विनी जी, मेरा आपसे केवल एक सवाल है, क्या शाहबेरी में गौशाला बनेगी या नहीं बनेगी? क्या वहां वेद मंदिर बनेगा, नहीं बनेगा? क्या वहां योगाश्रम बनेगा, नहीं बनेगा? क्या आपकी सरकार कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से ऐसे गोरख धंधे वाले, हिंदू धर्म का मुखौटा पहनने वाले लोगों से हिंदुत्व को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा? आपकी सरकार इनमें से कोई काम कर सकती है या नहीं? आपकी सरकार ने क्या वो कार्रवाई की? तो अश्विनी जी, मैं उस पर अभी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर मैंने वो किया और वो कहना शुरू किया तो आपको मतलब हाई कोर्ट के बैठे हुए जज से लेकर मुख्यमंत्री ऑफिस तक लज्जत नजर आएंगे। ये कार्रवाई हुई है वहां पे, एक एक पैराग्राफ, एक एक शब्द के हिसाब से, कानून के हिसाब से। तो मैं अभी उन लोगों को लज्जित नहीं करूंगा। मेरा सवाल केवल इतना है, वहां पे गौशाला बनेगी, वेद मंदिर बनेगा, योगाश्रम बनेगा या नहीं बनेगा? जी अगर अश्विनी जी खत्म हो गया तो मैं सोचिए, जवाब दूं वकील लोगों साहब? से नहीं, लोगों से आप अश्विनी जी सोचिए, मैं- लोगों से चंदा लेके, दान लेके
जिस काम के लिए चंदा लिया गया, जिस काम के लिए दान लिया गया, वो काम नहीं होगा तो हिंदुत्व के नाम पे ये धोखाधड़ी कब रुकेगी? बताइए अश्विनी जी, अब इसका जवाब मुझे तो जरा दीजिए। मुझे अनुज जी बोलने दीजिएगा, बीच में रोकने का जरूर काम जरूर मत कहिए। कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा और आप सुनिए, आपके पॉइंटेड सवाल थे, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। गौशाला बनेगी कि नहीं बनेगी, वहां लाइब्रेरी बनेगी कि नहीं बनेगी, वहां पर ट्रस्ट से हिंदू समाज से, तो इसमें दो बातें हैं। वहां पर जो जमीन ली गई उत्तर प्रदेश सरकार को दान नहीं दी गई, वो किसी एक स्पेशल ट्रस्ट को दान दी गई। वो गौशाला बनवाता है कि नहीं बनवाता है, उससे उत्तर प्रदेश सरकार का कोई लेना देना नहीं है। पहला चीज पूरा सुन लीजिएगा, पूरी बात सरकार का काम है। और दूसरी बात रही हिंदुत्व की बात, तो हिंदुत्व को भाजपा ने लक्ष्य तक पहुंचाने का काम किया है। भाजपा को हिंदुत्व का, इस सरकार को हिंदुत्व का पाठ कोई न पढ़ाए और न कंधे पर बंदूक रखकर चलाए किसी के। ये मैं बहुत इत्मीनान से आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है जिसने लक्ष्य तक पहुंचाया है। नहीं सुन अनु जी, पूरा होने दीजिए, पूरा होने दीजिए, थोड़ा अभी बाकी है। सरकार का जो काम है, सरकार का काम है अगर वहां अवैध निर्माण हो रहा है उसको बंद कराना, जो कर रहा है उसको बंद करना, जो उसमें शामिल है उसके खिलाफ जांच करना, और जो उसमें लिप्त है, संलिप्त है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट बिल्डर हो, उसको वहां पर रोकना, उसको जेल भेजना, ये सरकार का काम है। मैं इस पर कहूंगा और पूरी सख्ती से कहूंगा कि ये काम होगा। जांच की कार्रवाई चल रही है। 14 के बाद से जो भी अवैध निर्माण हो रहे हैं या होने के आदेश जिसने भी दिए हैं, वो उस पर जांच चल रही है, उसका रिजल्ट आपके सामने जल्दी आएगा। ठीक है अश्विनी जी, अब ठीक मैं है जरा विनोद आपकी जी, मैं बात का आपके एक सामने जवाब जो देना अश्विनी चाहूंगा। जी ने पूरी बात कही है मैं उसे आपके सामने रखना चाहूंगी। आप कैसे इस सारी बातों को अश्विनी जी के देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि सरकार के मंशा पर सवाल मत उठाइए, कार्रवाई चल रही है, जांच हो रही है और जो दोषी हैं उन्हें सजा जरूर मिलेगी। अनु जी, मैं एक जवाब देना चाहूंगा अश्विनी जी ठीक का, सुबोध जी, जो अश्विनी जी ने जी कहा। प्रबोध जी, सॉरी। अश्विनी जी, ट्रस्ट दान में अगर कोई पैसा किसी से लेता है, जिस उद्देश्य के लिए लेता है, अगर वो ट्रस्ट वो काम नहीं करता तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उस ट्रस्ट को निरस्त करे। बिल्कुल। ट्रस्ट के नाम पे, धर्म के नाम पे धोखाधड़ी नहीं चलने देने की जिम्मेदारी सरकार की है। आपका एकदम है। कथन गलत है जो आपने कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है वहां पे ट्रस्ट गौशाला बनाए या ना बनाए। सरकार नहीं बनाएगी, गौशाला नहीं बना रहा, सरकार नहीं बनाएगी। अरे मैंने अब सरकार से आपका बनाने को सवाल बोला ये ही दूसरा नहीं। हुआ, वो दूसरा है। आपने पूछा बनेगा कि नहीं बनेगा, मैंने कहा सरकार थोड़ी बनवाएगी। अश्विनी जी, हाँ, जी। सरकार नहीं बनवाई तो जमीन जब्त करेगी ना, ट्रस्ट की जमीन जब्त कर लीजिए ना, अगर 1980 नहीं में करेगी। भैया 1980 में ये ट्रस्ट जो है दान ली गया, और ट्रस्ट का एक नियम है कि जिस साल जब पैसा लिया जाता है उस साल वो खर्च करना होता है, और या तो 5 साल तक उसकी परमिशन होती है, 5 साल तक उसको परमिशन लेकर खर्च किया जा सकता है। तो 1980 से और 1914 तक बीच में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही अटल जी की, उसके पहले इस सरकारों से सवाल, वो भारत सरकार के आईटी मंत्रालय का काम है उसको रोकना, उसको करना। आप लोगों ने उधर सवाल नहीं पूछा। ये सरकार अगर जांच कर रही है, नहीं, अब मैं बताता हूँ, आपको जवाब देता हूँ मैं। अश्विनी जी, ट्रस्ट की रजिस्ट्री उठा लीजिए और अपने सरकार का कार्यकाल देख लीजिएगा, इसी योगी सरकार का, तो आपको पता लगेगा कि ट्रस्ट ने 1980 में इसी दान योगी लिया गया सरकार था, में दान जमीन बेची है। 1980 में लिया गया था। नहीं सर, अश्विनी जी, एक बैलेंस शीट होती है, आप समझ लीजिए, एक बैलेंस शीट होती है, उसमें एसेट होता है, एसेट के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं लगती है। जो जमीन होती है वो एसेट में आती है, फिक्स्ड एसेट में। जो आप कानून बता रहे हैं वो लिक्विडेटेड फंड का है, लिक्विडिटी नहीं जो वो पैसा इकट्ठा किया गया था। नहीं, अरे अश्विनी जी देखिए, ये टेक्निकल चीजें हैं, इस चीज को थोड़ा समझिए। ये टेक्निकल चीजें हैं। ठीक है, सुबोध ये जी, सारी रजिस्ट्रियां जो हुई हैं सुधा शर्मा जी के भी हमारे कार्यकाल साथ में जुड़ी हुई हैं, शायद वो इस पर और कुछ ज्यादा ऐड कर सके। जी सुधा जी, एक बार आप हमें नियम बता दीजिए जो अश्विनी जी बात कह रहे हैं और जो प्रबोध जी बात कह रहे हैं। जो भी ट्रस्ट होती है उसकी ट्रस्ट की हर साल बैलेंस शीट होती है, और उस बैलेंस शीट में ट्रस्ट के किए हुए कार्य, ट्रस्ट की आय, ट्रस्ट के खर्च, सभी चीज अपडेट होती हैं।
जी। और ट्रस्ट में जो पैसा होता है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। टैक्स से सुन बचने लीजिए के अश्विनी लिए जी। ही लोग बाग ट्रस्ट के अंदर दान देते सुन रहा हैं, हूं, सुन रहा हूं। क्योंकि जी, तो जो ये उसका एक ट्रस्ट नियम, के सुधा नाम जी, पर जहां तक मुझे जानकारी है, मैं भी एक ट्रस्ट जी, का ट्रस्टी हूं, और जो पैसा हम जी, चंदा लेते हैं, वो चंदा जी, साल भर के अंदर हमको उसमें खर्चा करना पड़ता है, उसका 80%। और अगर पैसा बचता है तो उसकी हमको आईटी डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता है कि वो आपने इस काम में खर्च नहीं किया, तो उसको अगले 5 साल तक हम कैसे खर्च देखिए करेंगे, जो बैलेंस एसेट शीट बनती खरीदेंगे है या कैसे उस करेंगे। बैलेंस हाँ शीट में सारा अपडेट होता अश्विनी है जी, कि यहाँ कितना पे पैसा आपके पास एसेट ले ली आया, गई है। कितना पैसा आपने खर्च किया, और जो पैसा बचा एसेट उसको एसेट आप आगे 3 सालों में कब खर्च ली करें। गई, जी, ये यक्ष प्रश्न एसेट ये है कि एसेट ये का एसेट ट्रस्ट ने एग्जैक्टली कब लिया, अश्विनी ट्रस्ट जी, ने एसेट एसेट कब का लिया, आपने डिस्पोजल ट्रस्ट ने बेचा, वो आप बता रहे हैं ट्रस्ट ने ये एसेट कब लिया। देखिए ट्रस्ट को अश्विनी बेचने और जी, खरीदने का तो ट्रस्ट कोई राइट ही नहीं है। बेचने का ही अधिकार ही नहीं है ना। हम मैं यही तो पूछ कह रहा रहे हूँ, हैं कि ट्रस्ट बेचने ने का ये अधिकार नहीं है। संपत्ति, जो अनुदान ये में ली एसेट आप जमीनों बता रहे हैं, वो एसेट ट्रस्ट ने कब लिया। एक काम सवाल नहीं बहुत है। बड़ा अश्विनी ये जी, भी है, यक्ष हाँ प्रश्न ये हाँ भी है हाँ कि बिल्कुल, ट्रस्ट ने कब लिया। हाँ, ट्रस्ट ने 1981 वो में माफिया एसेट है। लिया। 81, ठीक है, मैं 80 कह रहा हूँ, हाँ वही कह रहा हूँ, ट्रस्ट 80 81 हाँ में लिया। जी। हाँ जी। जी, अब आगे बताइए अश्विनी जी, अब और आगे क्या 80 बताना चाहते हैं इस बात 81 से? से 80 81 से और उन्होंने लिया, उस पर निर्माण नहीं हुआ। सवाल आज क्यों उठ रहे हैं, जब सरकार उस पर वो बता काम रहा कर हूँ क्यों रही उठ रहे है। हैं। हाँ हाँ, वो बता रहा हूँ सरकार क्यों उठ रहे काम हैं। कर रही है, वो नहीं नहीं मेरा नहीं, मैं कहने का बता जो रहा हूँ क्यों उठ तात्पर्य रहे है, हैं। सरकार अरे जब मैं पूरी काम बात कर का रही बता रहा है हूँ। तो नहीं उठना सर चाहिए। सरकार विनोद सरकार जी जो काम शायद कर रही है, मैं अश्विनी जी बिल्कुल यहाँ क्लियर कर कहना देता चाह हूँ। रहे हैं कि ये आज सवाल सवाल ही नहीं उठने चाहिए, सर ये मुद्दे नहीं उठने 2018 में चाहिए। आपकी सरकार अश्विनी में जी, फ्रॉड हुआ है। अश्विनी जो जी, लैंड जो बेची गई सवाल है इसलिए उठ रहा 2014 है। से के बाद से बेची गई है, जब फ्रॉड 80 में जो जमीन ली है वो पब्लिक के पैसे से ले ली, और जब वो महंगी होगी तो उसको बेच दोगे। जो उसमें गौशाला क्यों नहीं बनी, अश्विनी और जी, नहीं बनी तो फिर अश्विनी उसको जी देखिए, फ्रॉड, जो अगर कोई ट्रस्ट फ्रॉड करती है तो वो लैंड ऑटोमेटिकली सरकार के पास चली जाती है, वो सरकार में चली जाएगी। और आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट की जमीन पर सरकार कुछ नहीं कर सकती। सर ट्रस्ट की जमीन सरकार में चली जाती है, सरकार उसे एक्वायर कर लेती है, और वो जमीन मेरे सरकार कहने का ही मतलब उसमें आप आती लोग, है। मेरे कहने का आप अश्विनी जी, मतलब अश्विनी गलत जी, निकाल रहे मैं हैं। बड़ा सिंपल तरीके से बताता हूँ। लेकिन बड़ा प्रमोद सिंपल जी से यहाँ बताता पे हूँ मैं अश्विनी आपसे एक जी। सवाल अश्विनी करना जी, चाहूंगी कि केवल अपराध ठीक, एक बार सुधा जी का सवाल कितनी सुन वक्फ लें। बोर्ड की जमीन, हाँ कितनी वक्फ बोर्ड की जमीन, मस्जिदों की जमीन, कितनी जो है ना ऐसी सरकारी जमीनों को कब्जा करके फिर बेचा गया है। लेकिन क्योंकि ये लगाम नहीं कसी जाती उस भू माफिया पर, जो भू माफिया आज जी। वक्फ बोर्ड की जमीन खरीदता है, मंदिर की जमीन खरीदता है, ट्रस्ट की जमीन खरीदता है, उन पर अगर लगाम कसी जाए तो शायद ये बिकना और खरीदना फरोख्त करना ही बंद हो जाए। लेकिन मेन जो अश्विनी जी, भू अब मैं माफिया जो कि सब जगह पैसा खिलाते हैं, आज बिना सरकारी उसके संक्रमण के ये सारी चीजें नहीं पनप सकती, चाहे वो कोई भी सरकार हो। इनको जो आजादी दी जा रही है, इनके ऊपर क्यों नहीं शिकंजा कसा जा सकता। जी अश्विनी जी, जिस सरकार का आपने जिक्र अश्विनी- किया कि इस सरकार पर आप ट्रस्ट की जमीन, गौशाला निर्माण और इन मुद्दों को लेकर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन हम उनके राज नहीं, में मैंने कम से कम अनु कार्रवाई जी, की उम्मीद तो अनु कर सकते जी, हैं। अश्विनी जी, आप हमारी कार्रवाई का बातों आश्वासन को तो दीजिए दूसरी कम से कम। तरीके से पेश कर रही हैं। अनु जी, अश्विनी आप जी, हमारी बातों को, मैंने जो कहा बहुत स्पष्ट और सीधा कहा, पॉइंटेड, मैंने वकील साहब की बात का जवाब अश्विनी जी, मैं पॉइंटेड दिया। पॉइंटेड ही बात को खत्म करूंगा। पॉइंटेड जी। बात, आपने जो जी। जमीन खरीदने की बात की, जमीन खरीदना अपराध नहीं है सर, जमीन बेचना अपराध है। और जो बेचने का अपराध हुआ है वो आपकी सरकार के कार्यकाल में हुआ है, 2017 में, 2018 में, 2019 में ट्रस्ट ने अपराध आपके कार्यकाल में किया है, इसीलिए सवाल आपसे हो रहे हैं, इसीलिए पुरानी ठीक है, सरकार से सवाल नहीं हो रहे। इसका मैं जवाब आप इसी को अपराध मैं कहना चाह रहा बेचना था है, कि जमीन बेचना 1980 अपराध है, अश्विनी इस जी, पे अब ध्यान मैं रखना। लेकर क्योंकि 17 हम के अपनी बीच पूरी में, चर्चा के आखिर में हैं, 1980 आप से ये 17 बताइए के कि बीच क्या में, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट की जो भूमिका है उसके ऊपर कोई कार्रवाई, कोई जांच होगी या नहीं? क्या इसके खिलाफ कोई जांच हम भविष्य में देखेंगे या नहीं? कम से कम इसका आश्वासन आप दे सकते हैं? मैंने अभी आपको नाम गिनवाया, उसमें एफआईआर हुई है, आप बताइए और ट्रस्ट के एफआईआर ऊपर क्या अश्विनी एफआईआर जी, हुई है, क्या कार्रवाई अश्विनी हुई जी, है? ट्रस्ट अश्विनी के जी, लोगों उस के ऊपर हुई FIR है। नहीं, अनु नहीं, जी, ट्रस्ट अश्विनी के जी, लोगों के अश्विनी ऊपर जी, का उस नाम मैंने FIR गिनाया है। लगातार अश्विनी जी, विनोद उस जी, FIR में पीड़ित प्रमोद कौन जी है? आपको बता रहे हैं इन धाराओं की क्या सच्चाई है, इन एफआईआर की क्या सच्चाई है, सचिन आपको बता रहे हैं। आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं, आप बस ये कहे जा रहे हैं कि 2 एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं।
ट्रस्ट के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई जब उनकी भूमिका इतनी बड़ी है? जब मैंने ये ट्रस्ट नाम की तरफ से गिनाए रखी हैं गई अनु है। जी, उसमें ट्रस्ट के लोग भी हैं, उसमें ट्रस्ट के लोगों का नाम है। अश्वनी जी, ये मैं आपको अश्वनी बहुत जी, बोल रहा हूँ, प्रमोद जी, आपको आपसे बता रहा पूछ रहे हूँ। हैं। अश्वनी जी, उस एफआईआर में पीड़ित कौन है पढ़ लीजिए, कौन है कंप्लेनेंट उस एफआईआर का, पढ़िए आप ग्रेटर देखिए। नोएडा अथॉरिटी ब्रह्म सिंह। और किस सेक्शन अच्छा, में एफआईआर हुई है? आप ये बताइए, आपने आखिर आप लोगों ने अभी देखिए 2 प्रश्न आप लोग खुद कर रहे हैं, एफआईआर हो नहीं रही है। वकील साहब खैर कम से कम हाँ, आप तो ये नहीं बात हो रही। ना बोलिए। मैं आप कह रहे हैं नहीं हुई, मैंने कहा कि एफआईआर मैं बता हुई, रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं कि पीड़ित कौन है? अश्विनी यानी जी, कि मैं बता अगर रहा हूँ ना, आपके नहीं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अश्विनी बताएं। जी। मैं क्यों कह रहा हूँ एफआईआर नहीं हो रही है, क्योंकि पीड़ितों की एफआईआर नहीं हो रही है। दोनों चीजें में फर्क है सर। मेरे लिए एफआईआर तब होगी जब पीड़ित की एफआईआर होगी। आप किसी की भी एफआईआर कर देंगे, मैं क्यों मानूंगा भाई? मेरे पीड़ित की एफआईआर नहीं हो रही है, जो झेल रहा है, जिसका नुकसान हुआ है, अब जो आपने फंसा है, अब आपने उसकी कहा एफआईआर है हो रही है। पीड़ित, आपके पीड़ित का नहीं हुआ, तो वो क्यों सुओ मोटो लेकर कहीं हाई कोर्ट ने आदेश तो किया नहीं था? उत्तर प्रदेश सरकार ने एफआईआर अगर थाने में दर्ज कराई और वो भी ट्रस्ट के लोगों के खिलाफ, 8 लोगों के 9 लोगों के मैंने नाम गिनाए, सर किस तो सेक्शन में ये हुई तो है एफआईआर? देखिए तो सही। अश्विनी आप जी कुछ भी एक कह रहे हैं। सख्त कार्रवाई, पीड़ितों की एफआईआर दर्ज की जाए, क्या ये दो मुद्दे समझने इतने मुश्किल हैं? विनोद जी शायद आप मुझसे ज्यादा आसान भाषा में समझा पाए अश्विनी जी को। अश्विनी जी, आप एफआईआर हुई हैं वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने दर्ज कराई हैं। जो साहबेरी जिन लोगों के साथ जिनकी जीवन भर की जमा पूंजी चली जो खुद गई, अपराधी आप हैं। उनमें कई 10 लोगों के नाम गिना दीजिए जिनकी एफआईआर हुई हो। अगर मैं आपके साथ चलता हूं, अगर थाने में कोई कंप्लेनेंट की एफआईआर रिसीव भी कर ले, कंप्लेन रिसीव तक नहीं करता है सच्चो, और एफआईआर सचिन, जांच की तो बहुत दूर की बात बिल्कुल, है। और विनोद जी सचिन इसका देखिए, जीता जागता उदाहरण देंगे। सचिन, और आपने आज तक कितनी एक FIR एक दर्ज बायर कराने की की एक कोशिश बायर की जो है? वहां फरार, जिसकी जीवन भर की पूंजी चली गई है, जो वहां पे डर के साए में रह रहा है, और जो जी, उसे पता है कि वो खुद पीड़ित हमारे साथ है। सचिन राघव, सचिन बताइए, आपने कितने प्रयास किए हैं? आपके सर, साथ कितने और लोग जुड़े हैं? किन प्रयासों के बावजूद ये एफआईआर नहीं हुई? एक बायर्स की एफआईआर मैम यहाँ पे ना एक खेल खेला गया। सचिन। यहाँ पे ये खेल खेला गया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पहले तो उसने रोका नहीं, ठीक है। जी। जैसे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो गए, डीएम गौतम बुद्ध नगर, विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, ये सब पार्टियां उस रिट में स्टेटस को वाली में, ठीक है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अवैध निर्माण को रोकना, यहाँ पे फ्रॉड रोकना, वो इन्होंने रोका नहीं। जुलाई 2018 में 2 बिल्डिंग गिर जाती हैं, उन्हीं में से 2 निकल के आ जाते हैं, एक कंप्लेनेंट बन जाता है और एक जांचकर्ता बन जाता है पुलिस। दोनों गवर्नमेंट एजेंसी है, इसीलिए उसमें आज तक कोई कार्रवाई संभव नहीं हो सकी। अगर खरीदारों की एफआईआर होती जी, हर बार ये लोग क्या है, योगी जी सख्त आदेश देते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, उनकी मंशा नहीं है यहाँ पे काम करवाने की। उन्होंने बहुत सख्त आदेश दिए थे, खुद आके वो गर्म पड़ गए थे यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी जी, मेरी सचिन बातों जो को बात आप कहना लोग चाह खुद रहे कह हैं, रहे हैं। अश्विनी जी, मैं निर्माण इसे रुक रहा पूरा है। करूंगी कि ना- मुख्यमंत्री के सख्त आदेश और निर्देश के बावजूद आखिर अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जहां एक तय समय सीमा के अंदर मुख्यमंत्री की तरफ से जांच करने की बात कही गई, लेकिन उसके बावजूद आकर उनके इस बयान को, आकर उनकी इस जांच की बात को, जिस पर विश्वास जगा था बायर्स का, आखिर उसे पूरा क्यों नहीं किया गया? अश्विनी जी, अब शायद आपको बात क्लियर हो गई होगी कि किसकी एफआईआर किस पर दर्ज कराने की मांग कर रही है। क्या इस वक्त आपकी सरकार बैठी हुई है प्रदेश में और केंद्र में, क्या एक आश्वासन इन पीड़ितों को नहीं मिलेगा कि इनकी जो शिकायत है उस पर कार्रवाई की जाएगी, आखिर उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने इनका भविष्य भी अब अनिश्चित कर दिया है? अनु जी, 1 घंटे का ये 20 शो आपका कंप्लेंट हो है। चुका है और मैं कई बार कह चुका हूं, आप लोग उसको मानने को तैयार नहीं है। मैं बहुत स्पेशली रूप मैंने आपसे कहा है कि योगी जी ने, और अभी उसको सचिन जी ने माना भी है, योगी जी ने बहुत ही सख्त लहजे में वहां के अधिकारियों को निर्देशित किया था, और वहां पर एक कमेटी बैठाकर जांच इसकी चल रही है और किसी को बट नहीं माना बख्शा नहीं गया जाएगा। सर। फिर वही बात, सर माना नहीं गया, जांच इसमें की भी एक कोई डाउट प्रक्रिया नहीं होती है भाई, 2 साल हो गए हैं, जांच की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत जांच- उसको खत्म मैं वही कह अभी रहा हूं। समाप्त नहीं हुई है। सर, जांच सर, खत्म हो डॉक्यूमेंट जाए, मैंने- कोई हल न निकले तो फिर आप जिस कहिए। तरह से जो 2007 सर, से लेकर डॉक्यूमेंट और मैंने ही प्रोवाइड कराए हैं, सर, जितने पुलिस भी को भी, अधिकारी अथॉरिटी को थे, भी। उनकी सूची बनाकर उन पर कार्रवाई बहुत की अच्छा जाएगी, काम किया मुख्यमंत्री आपने। के आदेश थे। और विनोद जी जिस तरह से कह रहे हैं तो कि मैं 2 इसीलिए साल बता रहा बीत हूं, चुके सर। हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो क्या आश्वासन आपसे लें हम? मुख्यमंत्री जी ने, मैंने अभी फिर कह रहा हूं कि जो उन्होंने कहा
अभी एक समिति का इन सबों चीजों का एक कार्यकाल होता है, उसमें जांच चलती है। जांच, और आजकल देखिए 6 महीने से तो कोविड हम लोग झेल रहे हैं, इसमें सरकार वो कोरोना से बचाए। नोएडा में पहले था कोरोना, नोएडा गाजियाबाद में, ये अब आज जो है जांच करेगी। तो सरकार जांच के अपने उस पर कर है, जब रिपोर्ट आ जाएगी, जब रिपोर्ट आ जाए और कार्रवाई हो, तब फिर बताइए कि क्या हुआ है। उसके बाद हम इस चर्चा को यही खत्म करेंगे। जी प्रबोध, आखिर में आप क्या कहेंगे? अश्विनी जी, एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पहला कदम होता है वो किसी भी जांच का। अगर पीड़ित की एफआईआर ही नहीं हो रही है तो कमेटी किस बात की, जांच किस बात की? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है पीड़ित की, आप किस न्याय की बात कर रहे हैं साहब? सब इन्वेस्टिगेशन तो दूर की बात, इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट में मैं आ ही नहीं रहा हूं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बहुत बड़े पॉइंट हैं। सर शाही साहब, मैंने खुद पुलिस के साथ जाके नोटिस सर्व करवाए हैं, मुझे पता है क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं वो। सर पीड़ित की एफआईआर नहीं हो रही, पहला दस्तावेज होता है एफआईआर, अगर वही दर्ज नहीं हो रहा तो सर कोई कमेटी, कोई जांच नहीं हो रही। बिल्कुल, अब सवाल यही है अगर प्रबोध जी, किसी जो आपने आदेश आखिर में बात कही कि जब तक आप पीड़ितों की आवाज ही नहीं सुनेंगे, उनकी शिकायत ही नहीं सुनेंगे, तो आप किस पर कार्रवाई करेंगे? और अश्विनी जी यहाँ एक भरोसा भी नहीं दे रहे हैं कि किस तरह से आगे इस पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि वो बता रहे हैं कि अभी कोरोना काल है, इस वजह से डिले चल रहा है। मुख्यमंत्री जी जाकर आश्वासन दे आए, वहां पर बोल आए, इससे बड़ा भरोसा क्या होगा अनुज जी? जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो जाती, सर उसके बाद भी खरीदारों की एफआईआर नहीं हुई ना सर। चलिए, समय की समाप्ति होती है। उस भरोसे के बाद भी एफआईआर नहीं हुई। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम अपनी इस कड़ी को जारी रखेंगे और जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक जनसत्य न्यूज की जस्टिस फॉर शाहबेरी चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो धांधली अभी भी जारी है और ट्रस्ट की कारस्तानियों का आज हमने जिक्र किया है, लेकिन शाहबेरी की और भी गुनहगार अभी बचे हैं और उनका पर्दाफाश करना जनसत्य न्यूज का अभी बाकी है। आगे भी आने वाली कड़ियों में आपको इस पर दिखाते रहेंगे। हमारी ये मुहिम जस्टिस फॉर शाहबेरी यूं ही चलती रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। फिलहाल के लिए बस इतना ही। प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।